मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग जीन्स संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। जीन्स, जिसके लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ने सबसे पहले नियम दिए थे, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ही इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के लिए सबसे पहले प्रयोग किया था। शायद आप लोग को मालूम होगा, इसके प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे। तो वो जीन्स है क्या चीज, फैक्टर्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आज हम 3 बिंदुओं के आधार पर जीन संकल्पना को पढ़ेंगे। जीन क्या है, उसकी परिभाषा, जीन संकल्पना के अंतर्गत क्या क्या मत है, क्या क्या थ्योरीज हैं, या क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, और उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से जीन्स किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, है ना, किस प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होंगे। यदि आपको क्लास 11th का याद हो तो आपने पढ़ा होगा दीर्घ अणु और लघु अणु। दीर्घ अणुओं के अंतर्गत 2 नाभिकीय अम्ल आते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ये जो जीन्स है ये मुख्य रूप से डीएनए का ही एक हिस्सा है। ठीक, तो सबसे पहले जीन्स की परिभाषा कि जीन्स है क्या चीज। जीन्स ऐसे पदार्थ हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं। सभी सजीवों की कोशिकाओं में एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। और ये जो जीन्स होते हैं ये इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए रहते हैं, या उनसे अटैच रहते हैं, या उनसे चिपके हुए रहते हैं। ठीक, तो जीन्स जो है वास्तव में आनुवंशिक इकाइयां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनकों से संततियों में, जनकों से संतति, संतति मतलब बच्चे, चिल्ड्रन, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब हमारे अंदर के जो गुण है वो हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। वो किसके कारण स्थानांतरित हो रहे हैं? जीन्स के कारण। हमारे बच्चे हमारे जैसे दिखाई देते हैं या हम अपने माँ बाप जैसे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके लक्षण हमारे अंदर स्थानांतरित हो गए हैं और इसी वजह से हम उनके जैसे ही दिखाई देते हैं। मानव की संतान मानव जैसी होती है, बंदर की संतान बंदर जैसी होती है। मानव प्रजाति अलग है, बंदर की प्रजाति अलग है। तो इस प्रकार से एक जाति के लक्षण उसी जाति के संततियों में, एक माँ बाप के लक्षण उसकी संतानों में, इस जीन्स की वजह से ही क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए जीन्स को आनुवंशिक इकाइयां माना जाता है या आनुवंशिक पदार्थ की इकाइयां कहा जाता है। और चूंकि ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, इसीलिए इनको वंशागति की इकाइयां भी कहते हैं। ये आनुवंशिक इकाई है और ये वंशागति की इकाइयां भी हैं। इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन यानी अचानक होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण जीन्स के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इसको उत्परिवर्तन की इकाइयां भी कहते हैं। उत्परिवर्तन की इकाइयां। उत्परिवर्तन का मतलब है किसी भी जीव में होने वाला अचानक परिवर्तन, जिससे कि उसके लक्षण पूरी रीति से बदल जाते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? चूंकि ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है? जीन्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये उत्परिवर्तन की इकाइयां भी कहते हैं। तो यदि हम इसको पूरे रूप से ले, एक परिभाषा के रूप में ले, तो जीन्स वे संरचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनकों से संततियों में ले जाती हैं। इनमें उत्परिवर्तन होता है और ये वंशागति की इकाइयां। ठीक, उसके बाद वॉटसन और क्रिक
जिन्होंने डीएनए के लिए एक मॉडल दिया था, वॉटसन और क्रिक, उन्होंने इसकी एक और परिभाषा दी कि जो जीन्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर से बने हुए दीर्घ अणु होते हैं। दीर्घ अणु ये सब मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं, जो कि क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा के प्रोटीन के भाग से जुड़े हुए होते हैं। जीन्स वास्तव में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से बने हुए दीर्घ यानी बड़े अणु, जिनका आणविक भार अधिक होता है उनको हम दीर्घ अणु कहते हैं। तो ऐसे दीर्घ अणु होते हैं जो कि गुणसूत्रों में, गुणसूत्र की यदि आपको संरचना याद हो तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है, जिनको कहा जाता है क्रोमेटिड। और प्रत्येक एक क्रोमेटिड जो है वो स्वयं 2 धागों से बना होता है, जिनको कहा जाता है क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा। इसकी परासंरचना देखी जाए तो ये दोनों संरचनाएं क्या कहलाएंगी? क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमेटा एक ही चीज है। 2 क्रोमोनीमा मिलकर के एक क्रोमेटिड बनाते हैं और 2 क्रोमेटिड मिलकर के एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रोमेटिड जो है ये वास्तव में क्रोमेटिन पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ से बने होते हैं जो कि केंद्रक के अंदर ही स्थित होता है। और इसीलिए जब कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक के विभाजन के साथ साथ ये गुणसूत्र भी विभाजित हो जाते हैं। आपने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि ये देखा कि जब विभाजन होता है तो ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? विभाजन की प्रक्रिया के दौरान आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाते हैं या बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। तो वॉटसन और क्रिक के अनुसार क्या है? जीन्स दीर्घ अणु है, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से बने हुए, जो कि गुणसूत्र में क्रोमोनीमा से जुड़े हुए रहते हैं। उसके पश्चात जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने जीन्स के बारे में जीन्स शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने जीन्स शब्द के स्थान पर एक शब्द प्रयोग किया था, वो है फैक्टर। मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर प्रयोग किया था? मटर के पौधे के ऊपर, सिर्फ एक पौधा। और उन्होंने बात मटर के पौधे में देखी कि उसमें 7 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं, 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। और उसके लिए कोई ऐसी चीज होती है कोशिका के अंदर जो कि जिम्मेदार होती है कि उस लक्षण को एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए। तो उस शब्द को उन्होंने कहा, उस चीज को उन्होंने कहा फैक्टर, कारक हिंदी में जिसको कहते हैं। लेकिन जब बाद में वॉटसन और क्रिक, सैटन और बावेरी, मॉर्गन, ये साइंटिस्ट, विल्किंस, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मेंडल के पश्चात जीन्स के क्षेत्र में या आनुवांशिकी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। और जब उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रयोग किए तो उन्होंने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो उस विचारों को एक साथ एग्जाई करके एक थ्योरी बनाई गई जिसको कहा जाता है जीन संकल्पना या उसके थ्योरी या जीन कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो उस थ्योरी के अनुसार जो जीन्स होते हैं, जितने भी जीन्स होते हैं, हर कोशिका के अंदर जीन्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो,
सभी कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि वो अपने समान ही जीव उत्पन्न करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। चूंकि वो अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब क्या है, सबके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि उनके लक्षणों को उनकी पीढ़ी में पहुंचा रही है, स्थानांतरित कर रही है। ठीक, तो जीन संकल्पना के अनुसार जीन्स जो है वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल अभिव्यक्ति करते हैं। फिजिकल अभिव्यक्ति मतलब वो ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, उनके द्वारा ऐसे कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं जिससे कि जनक के जो कैरेक्टर है, जनक के जो लक्षण है, वो उनकी अगली पीढ़ी में आ जाते हैं। और कार्यकी की दृष्टि से भी वो ऐसे कार्य करते हैं कि सेम टू सेम जैसे जनकों में अभिक्रिया हो रही है, वही अभिक्रियाएं उनकी संततियों में भी होती है। आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता की संतान जो है अलग अलग दिखाई देती है वो एक ही माता पिता की संतान, उनमें जीन जो है उनके जनकों से ही स्थानांतरित हुए, फिर भी अलग है। उसका कारण यह है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन एक्सचेंज या जीनों का विनिमय होता है। तो उस जीन विनिमय के दौरान चूंकि गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, तो जीन्स भी आदान प्रदान हो जाते हैं। जीन्स किसके ऊपर लगे हैं, गुणसूत्रों के ऊपर। तो जीन्स जब एक्सचेंज हो रहे हैं, उनका आदान प्रदान हो रहा है, तो गुणसूत्र नेचुरली नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नया संयोजन बनता है। इसीलिए किसी बच्चे में माता के लक्षण ज्यादा आते हैं, पिता के लक्षण कम आ जाते हैं। किसी पुत्री में पिता के लक्षण, चेहरा जो है हूबहू पिता के जैसे दिखाई देता है। इसकी वजह यही है कि जीन्स जो है वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही तरीके से अपना काम करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। और जितने भी क्रियाएं हैं उनको, यानी शरीर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, शरीर में होने वाली रासायनिक जैव रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक, कुछ निर्माण कार्य भी क्रिया होती है, कुछ विघटन कार्य भी क्रिया होती है। तो इन सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए जीन्स जो है ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स या प्रकीर्ण, जो रासायनिक रचना की दृष्टि से होते क्या है, प्रोटीन, प्रकीर्ण या जिसको हम कह रहे हैं एंजाइम। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। और हर उपापचयी क्रिया के लिए, हर जैव रासायनिक क्रिया के लिए एक प्रकीर्ण जरूरी है। बिना प्रकीर्ण एंजाइम के कोई भी जैव रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होती। ठीक, दूसरी कि जीन जो है गुणसूत्रों के ऊपर लगे रहते हैं और लीनियर फैशन में, रैखिक क्रम में लगे रहते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है तो इसके ऊपर ये इस प्रकार से लगे रहेंगे, रैखिक क्रम, एक के बाद एक क्रम। ठीक, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो गुणसूत्रीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक, जीवों में बहुत सारे लक्षण होते हैं, इसलिए जीन्स की संख्या भी बहुत अधिक होती है, भले ही गुणसूत्रों की संख्या कम हो। जैसे हम उदाहरण ले कि हमारी प्रत्येक कोशिका में, यानी मानव प्रजाति की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 जो कि जोड़े में होते हैं। जोड़े में हुए यानी 23 पेयर्स, और उनके ऊपर लगभग 40,000 जीन्स मौजूद होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कम है लेकिन जीन्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एक गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारे जीन्स लगे हुए होते हैं। और प्रायः जो पास पास जीन्स लगे रहते हैं उनकी वंशागति की एक साथ होती है। और इनमें चूंकि ये वंशागति की के क्या है, इकाइयां हैं, इसीलिए इनमें म्यूटेशन भी होता है, इनके रूप भी बदलते हैं। जीन्स हमेशा जोड़े में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिनको कहा जाता है एलील या एलीलोमॉर्फ।
जीन्स के जोड़े को एलील या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। और यदि दोनों जीन्स एक ही प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो समरूप हुए, है ना। और यदि अलग अलग हुए तो यानी दोनों जीन्स एक दूसरे के विकल्पी होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले, जीव में एक लक्षण है, जैसे मनुष्य में एक लक्षण है ऊंचाई, है ना। तो ऊंचाई के दो विकल्प हो सकते हैं, या तो लंबा या फिर बौना। दोनों विकल्प के अलावा कुछ जीन्स जो ऐसे होते हैं जो है 2 से कम विकल्प होते हैं उनके, यानी 3 विकल्प भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम अपना ब्लड ग्रुप का उदाहरण ले कि उसके 3 विकल्प होते हैं, ए, बी और सी, 3 जीन्स जो हैं वो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। क्लियर सबको? ठीक। और ये जो जीन्स होते हैं इनमें ये जोड़े में होते हैं, दोनों एलील जो है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, और एक दूसरे के विकल्प हो सकते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं प्रभावी और दूसरे को हम कहते हैं अप्रभावी। ठीक। प्रभावी मतलब अगली पीढ़ी में जो लक्षण उपस्थित हो वो प्रभावी जीन्स के कारण होता है, इसलिए वो जीन्स क्या कहलाएगा? प्रभावी जीन्स। और दूसरा क्या कहलाएगा? अप्रभावी जीन्स। तो इस प्रकार से बहुत सारे मत या थ्योरी जो है जीन संकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात उसकी संरचना की खोज हुई कि जीन्स जो है वो किस प्रकार, किस पदार्थ से बना हुआ है, और रासायनिक रचना की दृष्टि से जीन्स किस प्रकार से अणुओं से बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन वो किस रूप में व्यवस्थित है। तो इसके लिए इसकी रासायनिक रचना के लिए सबसे पहले बेंजर ने एक मॉडल दिया। बेंजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, बेंजर के अनुसार जीन्स जो होते हैं वास्तव में बहुत सारे डीएनए के खंड होते हैं। रासायनिक रचना की दृष्टि से जितने भी जीन्स हैं वो सब किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं, और वो एक साथ काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। एक अकेला जीन्स कभी भी काम नहीं करता। तो बेंजर ने जो मॉडल दिया उसके अनुसार जीन जो है ग्रुप ऑफ डीएनए होता है, यानी डीएनए के सेगमेंट्स के या डीएनए के टुकड़ों के क्या होते हैं? समूह होते हैं। उसमें उन्होंने जो जीन्स के नाम दिए उसमें पहला नाम है म्यूटॉन, एक होता है रिकॉन और एक होता है सिस्ट्रॉन। म्यूकॉन डीएनए का वो सेगमेंट्स या डीएनए का वो टुकड़ा जो जिसमें म्यूटेशन की प्रक्रिया हो, उत्परिवर्तन की क्रिया हो, वो हिस्सा म्यूटॉन कहलाता है। याद रखिए गुणसूत्र जो है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटीन पदार्थ। नाम सुने होंगे? किससे बना होता है? क्रोमेटीन। गुणसूत्र क्रोमेटीन से बना होता है, और क्रोमेटीन क्या है? डीएनए प्लस अन्य प्रोटीन, जिसको एक साथ हम क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। और ये जो डीएनए है यही सेगमेंट्स वास्तव में आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। जीन संरचना के लिए बेंजर ने जो मॉडल दिया था उसके अनुसार डीएनए म्यूटॉन, रिकॉन या सिस्ट्रॉन टाइप के हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि डीएनए के अलग अलग प्रकार के सेगमेंट से या खंडों से मिलकर के बना हुआ है। तो म्यूकॉन क्या है? जिसमें कि
म्यूटॉन है ना, उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। रिकॉन डीएनए का वो हिस्सा जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, या जो रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। पुनर्संयोजन की प्रक्रिया, पुनर्संयोजन कब होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में चलता है। पहले को हम कहते हैं अर्ध सूत्रण और दूसरे को हम कहते हैं सम सूत्रण। तो अर्धसूत्रण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहली प्रक्रिया होती है अंतरावस्था, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है केंद्रक विभाजन, और तीसरी प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब केंद्रक विभाजित होता है उस समय 4 उपावस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो उसका प्रोफेज होता है, जिसको हम फर्स्ट प्रोफेज के नाम से जानते हैं, फर्स्ट प्रोफेज की एक अवस्था होती है, 5 उपावस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें डिप्लोटीन अवस्था में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर किस समय होता है? केंद्रक का जब विभाजन होता है, इस समय जीन्स का आदान प्रदान होता है, चूंकि गुणसूत्र एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ा बनाते हैं। समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद कुछ स्थानों पर वो टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, और जहां जहां वो जुड़े हुए रहते हैं वहां पर वो खींचने के पश्चात जब उनमें रिपल्शन होता है, जब उनमें प्रतिकर्षण होता है, तो उन स्थानों पर वो टूट करके पृथक हो जाते हैं। जैसे ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, मान लीजिए ये ए गुणसूत्र है, ये बी गुणसूत्र। तो ये 2 जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 स्थानों पर ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से टाइटली चिपके हुए हैं। यदि आप 2 अलग अलग धागों को बांध दे 3-4 जगह गठान डाल करके, और जब उनको खींचेंगे तो दोनों धागे पूर्ण रूप से पृथक नहीं होते, आधे आधे हिस्से उनके क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो इसी प्रकार से गुणसूत्र भी कुछ स्थानों पर एक दूसरे से टाइटली एकदम पक्के जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम केज़मा कहते हैं या केज़मेटा कहते हैं। उन स्थानों पर जब वो पृथक होते, एक दूसरे से टूट करके अलग होते हैं, तो गुणसूत्रीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है और जीन सिद्धांत के अनुसार, जीन संकल्पना के अनुसार नए संयोजन हो जाते हैं। इसीलिए एक जाति दूसरी जाति से भिन्न होती है, और एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद भी वो दोनों, मतलब 4 बच्चे हैं तो चारों में माँ बाप के कैरेक्टर होंगे, लेकिन चारों अलग अलग दिखाई दे, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं या विविधता कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर ही। तो डीएनए का वो सेगमेंट या वो हिस्सा जिसमें कि रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, सिर्फ उसी हिस्से को हम क्या कहेंगे? रिकॉन कहते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है सिस्ट्रॉन, जो कि एक सबसे बड़ी डीएनए का सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कि क्रियात्मक इकाई होता है, जो कि वास्तव में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जीन अपनी क्रिया कैसे करता है, अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रदर्शित करता है? प्रोटीन का निर्माण करके। सपोज जैसे कोई एक पेंटर है, हम कैसे जानेंगे वो पेंटर है? जब तक वो पेंटिंग करके नहीं दिखाएगा तब तक हम नहीं जान सकते कि वो पेंटर है। इसी प्रकार से जीन्स अनुवांशिक इकाई है, जब तक वो अपने जनकों के
लक्षणों को बच्चों में स्थानांतरित नहीं करेगा और फिर से वो लक्षण प्रकट नहीं होंगे तब तक वो अनुवांशिक निकाय नहीं कहा जाता। तो वो अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी क्रियाओं को प्रकट करता है। और अभिव्यक्ति क्या है? वास्तव में प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन जब वो निर्मित करता है तो वो एंजाइम के रूप में काम करते हैं, और जब वो एंजाइम काम करते हैं तो उपापचयी क्रियाओं के दौरान अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक, तो ये तीन ग्रुप, ये जो तीन डीएनए के सेगमेंट्स हैं, ये बेंजर ने मॉडल दिया था, इसलिए इसको हम बेंजर मॉडल के नाम से जानते हैं। रासायनिक रचना की दृष्टि से वास्तव में सभी जीन्स, कुछ एक जीवों को छोड़ करके सभी जीन्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए न करके आरएनए होता है, जैसे रेट्रोवायरस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए। लेकिन अधिकांश जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं सभी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। तो उस डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है और उस डीएनए के लिए जो मॉडल दिए गए हैं उसमें सबसे प्रचलित मॉडल कौन सा है? वाटसन और क्रिक का मॉडल है। वो किस प्रकार का होता है थोड़ा सा अपन आइडिया ले लें। डीएनए की संरचना, जीन्स आनुवंशिक दृष्टि से, रासायनिक रचना की दृष्टि से किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए। डीएनए की रचना, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसके डीएनए की यदि हम संरचना देखें तो डीएनए वास्तव में दीर्घ अणु होता है और इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, और ये रासायनिक रचना की दृष्टि से तीन भागों से बने होते हैं। एक नाइट्रोजनी 4, दूसरे शर्करा और तीसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल। डीएनए अणु की संरचना करने में जो नाइट्रोजनी 4 भाग लेते हैं उसमें एक ग्रुप कहलाता है प्यूरिन और दूसरा भाग कहलाता है या दूसरा हिस्सा कहलाता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है दो होते हैं, एक तो है एडिनाइन, एडेनिन जिसका सिंबल है ए, दूसरा है ग्वाइनिन जिसका संकेत है जी, और दो पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन, उसका संकेत है सी, और थाइमिन इसका संकेत है टी। यदि हम टोटल देखें तो एडिनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनी 4 डीएनए में पाए जाते हैं। जो शर्करा डीएनए में पाई जाती है वो है डीऑक्सी रिबोज शर्करा। डीऑक्सी रिबोज शर्करा। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, पूरा की पूरा H3PO4 नहीं जुड़ता है, उसमें से PO4 समूह, फॉस्फेट समूह ही डीएनए के अणु को बनाने में सहायता करता है। लेकिन जब यह अलग अलग जो अणु है नाइट्रोजनी 4 या शर्करा या फॉस्फोरिक एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो विशिष्ट प्रकार के अणुओं का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के अणु बनते हैं, कौन कौन से अणु बनते हैं? तो सबसे पहले जो अणु बनता है वह है न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। एक नाइट्रोजनी 4 और शर्करा मिलकर के एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती है।
नाइट्रोजनी 4 धन डी ऑक्सी रिबोज शर्करा बराबर न्यूक्लियो साइड। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो बनता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का एक अणु बनता है। डीएनए के एक अणु के निर्माण के लिए दो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला चाहिए, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करने के लिए एक नाइट्रोजनी 4 और पहले क्या जोड़ते हैं, एक शुगर का अणु, शर्करा का अणु। कौन सा शुगर? डीऑक्सी रिबोज शर्करा। याद रखिए एक और क्या कहने से नाभिकीय अम्ल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आरएनए, है ना, वो है रिबोज न्यूक्लिक एसिड। वो है रिबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे नाइट्रोजनी 4 यदि एडिनाइन, यदि ये शर्करा से जुड़ेगा तो बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड। फिर इसी के साथ जब एक फास्फोरस अणु जुड़ जाएगा तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आधा हिस्सा नाइट्रोजनी 4 प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। और जब PO4 उसके साथ जुड़ता जाता है फास्फोरस का ग्रुप तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, डीएनए का एक श्रृंखला या डीएनए का। दो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने, श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से डीएनए का अणु बनता है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना के लिए एक मॉडल दिया था। उसके अनुसार डीएनए जो है वो कुंडलित अणु होते हैं। यदि आप गुणसूत्र की संरचना देखें तो केंद्र के अंदर गुणसूत्र जो है वो बहुत कुंडलित संरचना है। उसमें दो हिस्से होते हैं, चूंकि वो क्रोमेटिन से बना हुआ है तो क्रोमेटिन प्लस प्रोटीन। प्रोटीन का हिस्सा वो हिस्सा है जो विभाजित नहीं होता, जो अपने समान अणु नहीं बना सकता, लेकिन डीएनए का हिस्सा जो है वो अपने समान अणु का निर्माण कर सकता है, यानी उसमें डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। ये फर्क है। तो जब डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है तो गुणसूत्र पूरे खुल जाते हैं और उसके बाद उनके द्विगुणन की या रेप्लिकेशन की प्रक्रिया आरंभ होती है। रासायनिक रचना की दृष्टि से जब वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके अनुसार डीएनए का अणु बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं होती हैं और एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला के द्वारा जो जुड़ा हुआ रहता है वो हाइड्रोजन बेस पेयर के द्वारा जुड़ा रहता है। यदि हम इसको खोल दे, सीधा कर दे, तो ये कैसा दिखाई देगा, सीढ़ी के जैसा दिखाई देगा। ये इस प्रकार से सीढ़ी के जैसा दिखाई। और सीढ़ी को यदि हम मोड़ देंगे तो किसका मॉडल बन जाएगा, डीएनए का मॉडल बन जाएगा। इसमें दो कुंडलन के बीच की जो दूरी रहती है वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो हाइड्रोजन बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। और इसमें एक श्रृंखला के आगे जो दूसरी श्रृंखला होती है उसमें एक नाइट्रोजनी 4 दूसरे नाइट्रोजनी 4 से पेयरिंग करता है या जोड़ा बनाता है। ठीक
ठीक, जैसे एडिनाइन है, एडिनाइन हमेशा थाइमीन से जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन से जुड़ेगा। ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में जो बेस पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बेस पेयर, बेस पेयर मतलब ऐसे डंडे जिसके द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो 3 होते हैं एडिनाइन और थाइमीन के बीच में। एक थाइमीन और एडिनाइन, इनके साथ जुड़ी रहती है शर्करा। कौन सी शर्करा? डी ऑक्सी रिबोज शर्करा। और जब ये फास्फोरस से जुड़ते जाते हैं तो एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए की एक श्रृंखला बनाते हैं और 2 श्रृंखलाएं मिलकर के डीएनए का एक मॉलिक्यूल या अणु बनाती है। ये कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं? ये नाइट्रोजन क्षारों से बना। डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल की उपस्थिति में दीर्घ अणुओं का विघटन करना, उसको तोड़ने की प्रक्रिया। तो जब डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया गया एंजाइमों की उपस्थिति में, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और उन्हीं टुकड़ों को कहा गया न्यूक्लियोटाइड्स। जब न्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलिसिस किया गया, जल अपघटन किया गया, तो वो न्यूक्लियोसाइड्स में टूट गया, उसमें से फास्फोरिक एसिड अलग हो गया। फिर आगे जब न्यूक्लियोसाइड्स का जल अपघटन किया गया तो वो नाइट्रोजनी क्षार और शुगर में या शर्कराओं में पृथक हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 प्रकार के अणु चाहिए, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरस। ध्यान रखिएगा, डीएनए 2 तंतुओं से मिलकर बना है। दोनों तंतु बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 हिस्से होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा, फास्फोरस। ठीक, और जब उनको पृथक किया जाए तो ध्यान रखिएगा, एक प्यूरिन्स के साथ एक पिरिमिडिन, थाइमीन और साइटोसिन और थाइमीन क्या है? पिरिमिडिन्स है। और एडिनाइन और ग्वाइनिन क्या है? प्यूरिन्स है। तो हमेशा जो सामने का श्रृंखला है डीएनए का 2 श्रृंखला, उसमें एक यदि प्यूरिन है तो दूसरा पिरिमिड। कभी भी दोनों प्यूरिन्स और दोनों पिरिमिडिन्स आपस में पेयरिंग नहीं करते हैं। इसके लिए चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसको चारगॉफ का लॉ कहते हैं। चारगॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी जीव में जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं उनकी मात्रा हमेशा बराबर होती है। जितने प्यूरिन्स की भी मात्रा बराबर होती है, जैसे जितने एडिनाइन है उतने ही क्या होंगे? ग्वाइनिन होंगे। जितना साइटोसिन है उतना ही क्या होगा? थाइमीन होगा। दोनों की मात्रा बराबर होती है। और प्यूरिन्स की मात्रा और पिरिमिडिन्स की मात्रा ये भी दोनों बराबर होती है। मतलब एडिनाइन प्लस ग्वाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन और थाइमीन। ये दोनों की मात्रा, प्यूरिन्स की मात्रा और पिरिमिडिन्स की मात्रा, ये दोनों बराबर होती। किसी भी एक जाति के लिए ये मात्रा एकदम निश्चित होती है। यदि हम मानव प्रजाति में देखें तो उसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की मात्रा बिल्कुल निर्धारित होगी या निश्चित होगी। यदि हम दूसरे जाति को देखें तो उसमें ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का जो संगठन है या जो मात्रा है ये इस जाति से अलग होगा। यानी मानव जाति और बंदर की प्रजाति यदि हम देखें तो दोनों में नाइट्रोजनी क्षारों का जो संगठन है, जो अनुपात है, वो अलग अलग होता है। मतलब इनका अनुपात ही निर्धारित करता है कि ये मात्रा, ये जाति अलग अलग। तो इस प्रकार से यदि हम वाटसन और क्रिक का मॉडल देखें तो उसमें 2 बेस पेयर होते हैं और जब इनको तोड़ा जाए तो सबसे पहले बीच में से ये दोनों डंडे टूटते हैं, है ना। एडिनाइन और थाइमीन के बीच में जो डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, और इसमें जो 3 हाइड्रोजन बेस पेयर है, ये टूटते जाते हैं और दोनों तंतु फिर क्रमशः क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक होते जाते हैं। फिर इनकी संरचना के लिए आगे और नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बनते हैं।
ये जीन्स वास्तव में कार्य कैसे करते हैं और किस प्रकार से ये प्रोटीन की संरचना करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका कंक्लूजन। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी से संबंधित इसके कार्य पढ़ेंगे।